Hello guys and welcome back to our next video, that is video number 9 of national income. In this video we will be going to discuss about the topic problem of double counting and ये वीडियो नंबर 6 का ही एक्सटेंशन है। वीडियो नंबर 6 में मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करवाया था। ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 6 यानी कि वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले जाकर वीडियो नंबर 6 देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो नंबर 6 में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था वैल्यू एडेड मेथड का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोडक्शन स्टेज हैं, फार्मर, कॉटन यार्न, कॉटन थ्रेड एंड कॉटन क्लॉथ। और मैंने आपको ये बताया था कि हर स्टेज पे हर बंदा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है और नेक्स्ट स्टेज को सेल आउट कर रहा है। मैं एक बार वो एग्जांपल आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेज में फार्मर है हमारे पास, प्रोडक्शन स्टेज पहले है फार्मर। उसने फार्मिंग करी किसकी? कॉटन की। ठीक है, जब कॉटन की फार्मिंग करी तो उसने सिर्फ मेहनत लगाई अपनी, कोई रॉ मटेरियल या कुछ भी किसी से परचेज करके नहीं लगाया, तो कोई भी उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, और जब उसने वो कॉटन मार्केट में सेल आउट करा, मार्केट में बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्यू मीन्स आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो कुछ भी उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं लगी, सिर्फ मेहनत लगी और वो कॉटन प्रोड्यूस करके उसने मार्केट में कितने का बेच दिया? 500 रुपीज का। अब ये जो 500 रुपीज का कॉटन इन्होंने बेचा है फार्मर ने, अब अगर आप देखें तो वैल्यू एडेड निकालनी अगर मुझे इस स्टेज पे, तो फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फार्मर ने अपनी कॉटन बेची 500 रुपीज की, ये हुई उनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उस कॉटन की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हुई? 500। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल फार्मर ने क्या यूज करा था? कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी मेहनत लगी थी फार्मर की। तो 500 में से 0 गया तो 500। तो इस स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई वो कितनी हुई फार्मर के थ्रू? 500। ठीक है, अब ये जो फार्मर ने सेल आउट करा है मार्केट में, ये किसने खरीद लिया? कॉटन यार्न इंडस्ट्री ने खरीद लिया। ये देखिए, ये फार्मर ने सेल आउट करा और कॉटन यार्न इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल खरीदा है 500 का। यार्न बनाने के लिए उसने कॉटन खरीदी है 500 की। ठीक है, तो यहां फार्मर ने बेचा है और यहां पर 500 का कॉटन यार्न इंडस्ट्रीज वालों ने खरीद लिया है। तो ये हुआ उनका रॉ मटेरियल का खर्चा, किसका? कॉटन यार्न वालों का। अब ये 500 रुपीज का कॉटन इन्होंने खरीदा और उसको यार्न में कन्वर्ट करा। ठीक है, और मार्केट में बेच दिया 1200 का। कॉटन खरीदा फार्मर से 500 का, उसको यार्न में कन्वर्ट कर 1200 का मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड करी? इन्होंने अपना जो कॉटन यार्न है, इन्होंने कितने का सेल आउट करा? 1200 का। और इनकी कॉस्ट कितनी बड़ी थी? जो 500 की कॉटन खरीदी थी, तो 1200 का सेल आउट करा और इतनी कॉस्ट आई थी शुरू में खरीदने में कॉटन को, तो 700 रुपीज इनकी वैल्यू एडेड हुई इस स्टेज पे। ठीक है, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहेगी और आपको यही देखना है कि हर स्टेज पे हर बंदे ने कितनी वैल्यू को ऐड करा है। ठीक है, तो अब देखो, इस कॉटन यार्न वाले ने अपना यार्न सेल आउट करा 1200 का। ये नेक्स्ट स्टेज पे कॉटन थ्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री ने, ये देखिए, खरीद लिया। ये खरीद लिया इन्होंने बेचा, कॉटन यार्न वालों ने 1200 का अपना आउटपुट बेचा और इसे किसने खरीदा? कॉटन थ्रेड वाले ने। आईसीई, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 1200 का इन्होंने खरीद लिया। अब ये 1200 का कॉटन यार्न खरीदने के बाद इन्होंने प्रोसेसिंग करी कॉटन थ्रेड वालों ने और थ्रेड बनाकर उसे 2000 रुपीज का मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हुई कॉटन थ्रेड वालों की? जो मार्केट में वो 2000 का बेच रहे हैं और उनकी कॉस्ट कितनी आई थी? 1200 रुपीज, जो रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा था पिछली स्टेज से। तो इन्होंने कितना ऐड करा? 800। सिमिलरली ये जो 2000 का थ्रेड मार्केट में बिका, ये किसने खरीद लिया? कॉटन क्लॉथ बनाने की इंडस्ट्री ने। तो ये 2000 का जो थ्रेड बेचा गया है कॉटन थ्रेड इंडस्ट्री द्वारा, ये खरीद लिया है कॉटन क्लॉथ मेकिंग कंपनी ने। तो ये रॉ मटेरियल हो गया कॉटन क्लॉथ वालों का, आईसीई, और इसको कॉटन थ्रेड है ना, ये इसको प्रोसेस करके क्लॉथ में कन्वर्ट करा और मार्केट में 3000 रुपए का वो क्लॉथ सेल आउट कर दिया। तो 3000 का क्लॉथ सेल आउट करा है और 2000 रुपए उस थ्रेड की कॉस्ट आई थी जो क्लॉथ बनाने में लगा है। तो 1000 रुपीज ऐड करा, वैल्यू ऐड करी कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री ने। तो आप देख पा रहे होंगे कि फार्मर ने 500 वैल्यू ऐड करी, कॉटन यार्न वाले ने 700 ऐड करी, कॉटन थ्रेड वाले ने 800 वैल्यू ऐड करी और कॉटन क्लॉथ वाले ने 1000 वैल्यू ऐड करी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू एडेड है इसे हम क्या कहते हैं? GVAMP। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसका टोटल कितना आ रहा है? ये वैल्यू एडेड का 3000।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपने ये तो समझ लिया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकली कितनी है, 3000। बट अब ये भी देखिए, जब फार्मर ने 500 रुपीज कमाए इस पे, ये जो वैल्यू ऐड करी है 500 की, तो फार्मर के लिए तो ये फाइनल आउटपुट हुआ ना, और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम फाइनल आउटपुट को जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप इधर से मत देखिए, यहां से देखिए, फार्मर ने अपना जो आउटपुट सेल करा वो कितने का करा, 500 का। तो फार्मर के हिसाब से ये फाइनल आउटपुट है और ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा। इसी तरीके से कॉटन यार्न वाले के लिए ये 1200 फाइनल आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यही हुआ फाइनल आउटपुट। तो कॉटन यार्न वाला भी क्या कहेगा कि 1200 रुपीज नेशनल इनकम में जुड़ने चाहिए। कॉटन थ्रेड वाला सिमिलरली कहेगा 2000 रुपीज उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तो ये नेशनल इनकम में जाना चाहिए। और कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री क्या कहेगी, 3000 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, हमें इतनी इनकम मिलेगी। मैंने प्रॉफिट या वैल्यू एडेड नहीं बोला आपको, मैंने बोला इनकम, 3000 रुपए उनके पास आएंगे कॉटन क्लोथ वालों के पास, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 3000 है, तो कॉटन क्लोथ वाले भी कहेंगे कि फाइनल गुड की वैल्यू जुड़ती है ना नेशनल इनकम में, तो 3000 रुपीज का क्लोथ हमारा भी नेशनल इनकम में, जो हमने इनकम प्रोड्यूस करी है, वो ऐड होगा। बट आप देख पा रहे होंगे कि फार्मर ने जो 500 रुपीज नेशनल इनकम में ऐड करने के लिए कहा है कि ये मेरा फाइनल आउटपुट है, और उसके बाद कॉटन यार्न वाले ने 1200 ऐड करने को कहा है। तो आप देख रहे हैं कि 500 इस 1200 के अंदर ही तो ये 500 है ऑलरेडी, क्योंकि फार्मर से किसने खरीदा, कॉटन यार्न वाले ने, और कितने का बेचा, 1200 का, और कमाया कितना, 700। तो ये कमाया, ये कॉस्ट लगी, इन दोनों को जोड़ की तो ये 1200 यहां पर बना हुआ है। तो फार्मर ने भी अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम में जोड़ दिया, और कॉटन यार्न वाले ने भी अपना फाइनल आउटपुट नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। ये तो 500 रिपीट हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर देखें, जब आप इधर आएंगे तो अब यहां इसने 1200 रुपए जोड़ दिया अपना नेशनल इनकम में, पर ये 1200 रुपए की परचेज किसने करी थी, कॉटन थ्रेड वाले ने, ठीक है। और कॉटन थ्रेड वाले ने खरीदा और बेचा जब 2000 का, तो उसने भी कहा कि मेरी ये इनकम है, नेशनल इनकम में जुड़नी चाहिए, ये मेरा फाइनल आउटपुट है कॉटन थ्रेड का, ये मैं सेल आउट कर रहा हूं, तो मेरे लिए फाइनल आउटपुट यही हुआ और ये नेशनल इनकम में क्लब होना चाहिए। बट ऑलरेडी ऊपर 1200 इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। फार्मर ने अपना आउटपुट नेशनल इनकम के लिए ऐड कर दिया, कॉटन यार्न वाले ने वो दोबारा कर दिया, और कॉटन थ्रेड वाले ने फिर इन दोनों का यहां पर दोबारा कर दिया, ठीक है। तो यहां समझने की बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है, हम नेशनल इनकम में, हर बंदा नेशनल इनकम में अपना फाइनल आउटपुट क्यों जोड़ना चाह रहा है, क्योंकि हर स्टेज पे हर प्रोड्यूसर अपने बनाए हुए गुड को, अपने बनाए हुए आउटपुट को ही फाइनल आउटपुट मानता है और उसको नेशनल इनकम में क्लब कर देता है। इसी वजह से क्रिएट होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहां पर भी ये 500 रुपीज काउंट हो रहे हैं नेशनल इनकम में, और ये 500 इधर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये परचेज यहां होके गए और फाइनली यहां पर सेल आउट होने के लिए एक वैल्यू क्रिएट करी गई है। हम लोग एक बार डेफिनेशन देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इट मींस काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेना नेशनल इनकम में, इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जो फार्मर ने 500 रुपीज की कॉटन प्रोड्यूस करी थी, वो नेशनल इनकम में फाइनल आउटपुट की तरह ऐड हो गई, लेकिन कॉटन यार्न वाले ने जब वो कॉटन खरीदी और उससे यार्न बनाकर मार्केट में बेचा, तो वो 500 रुपीज की कॉटन उस यार्न के प्राइस में इंक्लूडेड थी। लेकिन कॉटन यार्न वाले के लिए वो 1200 रुपीज का जो यार्न सेल आउट होता है वो फाइनल आउटपुट है, तो वो उसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में ऐड करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स शुड बी काउंटेड। अब इसका मतलब ये नहीं है, दोबारा पढ़िए, फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ऑल ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट नहीं है, ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के लास्ट में जो फाइनल आउटपुट बना है, ठीक है, जो कि ये बना है फाइनल आउटपुट, कॉटन क्लोथ बना है आपका फाइनल आउटपुट, ठीक है, जो 3000 है, इसकी बात हो रही है, 3000 रुपीज की बात हो रही है, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स शुड बी काउंटेड। फाइनली क्या बना,
वो जो कॉटन बनी थी सबसे पहले, उससे फाइनल में क्या बना, क्लॉथ बना, और उसकी वैल्यू कितनी है, 3000। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस, while taking the values of final goods, value of intermediate goods also gets included because every producer treats the commodity he sells as final. पर आप लोग जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं नेशनल इनकम, तो आप क्या देखते हैं कि फार्मर के लिए फाइनल आउटपुट ये है तो ये भी नेशनल इनकम में जाएगा, कॉटन यार्न वाले के लिए ये है 1200 तो ये भी नेशनल इनकम में जाएगा, कॉटन थ्रेड के लिए 2000 ये भी नेशनल इनकम में, और क्लोथ वाले के लिए 3000 ये भी नेशनल इनकम में। बट ये गलत है। इस तरीके से कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये फार्मर का जो फाइनल है वो कॉटन यार्न वाले के लिए इंटरमीडिएट है, देखिए ना यहां पे इंटरमीडिएट, और वो इस वैल्यू में जुड़ रहा है, और जो इसके लिए फाइनल है वो अगली स्टेज पे थ्रेड वाले के लिए इंटरमीडिएट है। तो पहली वाली स्टेज का फाइनल दूसरी वाली स्टेज का इंटरमीडिएट होता है, इसलिए हर स्टेज पे हर फाइनल आउटपुट को ऐड करना प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट करता है। अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के दो मेथड्स होते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। अब नाम से ही पता लग रहा है, बहुत सिंपल है कि इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अगर अवॉइड करना है तो वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करो। जो जो हर स्टेज पे वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ उसी का आप सम करो। जैसे यहां पर फार्मर ने वैल्यू ऐड करी 500 की, कॉटन यार्न वाले ने 700 की, कॉटन थ्रेड वाले ने 800 की एंड कॉटन क्लॉथ वाले ने 1000 की। तो जो भी वैल्यू ऐड ईच स्टेज पे हो रही है उसका आप सम कर दो। वो जो आप वैल्यू एडेड निकालेंगे आप उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करो। फर्स्ट मेथड तो आपका ये कहता है। अब सेकेंड मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड। ये मेथड आपसे ये कहता है कि जितनी भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएं, जो लास्ट में फाइनल आउटपुट बनाए, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें कि कितनी भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो गई पर फाइनल आउटपुट क्या बना है, कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ, ये जो कॉटन क्लॉथ है इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट इज फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट क्या बना है, कॉटन क्लॉथ। सिर्फ इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे दोनों ही मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से करके देख लो तो भी 3000 आ रहा है, और कॉटन क्लॉथ की अगर फाइनल आउटपुट मेथड से करके देख लो तो भी 3000 आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, आप इन दोनों में से, वैल्यू एडेड मेथड में से और फाइनल आउटपुट मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आप लोग ये टॉपिक एग्जाम में बहुत इग्नोर करके जाते हो, और ठीक है ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट पहले नहीं हुआ करता था, पर अब बोर्ड्स में 4 मार्कर क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पे आने लग गया है। तो प्लीज आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। जिसको वैल्यू एडेड मेथड आता है उसको ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो प्लीज जिसने भी अभी तक की नेशनल इनकम की वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 9 तक, वो प्लीज इस वीडियो तक सारा कंप्लीट रखना, तभी आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। नेशनल इनकम इंटरकनेक्टेड चैप्टर है, आपको बीच बीच में समझ नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।